आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे भोज्य पदार्थों का संरक्षण। ये पाठ 8 है प्रकृति में। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन सी हैं। तो इसका उत्तर है कि जंतु एवं वनस्पति दोनों भोजन के मुख्य स्रोत हैं। कहने का मतलब भोजन के स्रोत यानी भोजन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो जंतु इसमें हमें जंतुओं और वनस्पतियों दोनों से भोजन प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि भोजन से प्राप्त होने वाले लाभ के सामने सही का निशान लगाइए। तो भोजन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं वो इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं। उसमें जो सही है उसमें हमें सही का निशान लगाना है। तो दिया गया है कि शरीर को शक्ति मिलती है, तो भोजन करने से शरीर को शक्ति मिलती है, ये सही है, इसमें सही का निशान लगा देंगे। दूसरा आता है कि शरीर में बेचैनी होती है, ये गलत है। फिर है गा शरीर तंदुरुस्त रहता है, ये भी सही है। फिर शरीर की वृद्धि होती है, सही है। आगे आता है कि शरीर को गर्मी प्राप्त नहीं होती है, ये गलत है। शरीर को गर्मी प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पे हम इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी के दिनों में अगर हमें सर्दी लगती है, गर्मी के दिनों में अगर हम खाना खा लेते हैं, गर्म खाना खाते हैं, तो उससे हमें गर्मी का एहसास होता है। लेकिन यहाँ पे भोजन प्राप्त करने से है, तो उसमें हम इसमें निशान नहीं लगाएंगे सही का। अब आगे आता है कि शरीर में ताजगी आती है। सही बात है, जैसे खाना नहीं खाए रहते, भोजन नहीं किए रहते हैं, तो थोड़ा सा आलस आता है और खाना खाने के बाद शरीर में ताजगी आ जाती है, तो इसमें हम सही का निशान लगा सकते हैं, लगा देंगे। इसके बाद आता है जा शरीर को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। तो भोजन से हमें शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इसमें सही का निशान ये गलत है हमारा कथन। भोजन से हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। फिर आगे आता है झा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ये भी सही है। अगला प्रश्न आता है कि नीचे दिए गए प्राणियों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में से किस वस्तु को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा 1, 2 और 4 दिया गया है। यहाँ पे ये दिया गया है, ये शहद है, अंडा है, ऊन है और मांस है। तो क्या प्रश्न में क्या पूछा गया, एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं कि नीचे दिए गए प्राणियों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में से किस वस्तु को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो शहद को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, अंडा को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और मांस को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि ऊन को हम भोजन के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। तो इसमें हम भोजन के रूप में 1, 2 और 4 को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस तरह से इसमें ये सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न आता है कि नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व। अब यहाँ पे पोषक तत्वों के नाम दिए गए हैं। वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है। अब पोषक तत्वों के क्या कार्य हैं, तो वसा का क्या कार्य है हमारे शरीर में। वसा के द्वारा जो है ऊर्जा प्रदान करना, यानी उस वसा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और शरीर का ताप नियंत्रित रखती है, यानी शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य वसा करता है। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है शरीर में, तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होता है, तो प्रोटीन शरीर को वृद्धि प्रदान करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बढ़ते बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो शरीर को वृद्धि कौन प्रदान करता है, प्रोटीन करता है। इसके बाद आता है विटामिन। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कहने का मतलब अगर हम विटामिन वाली चीज़ें खाएंगे तो हमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हम बीमार कम होंगे। इसके बाद अगला पार्ट इसी में दिया गया है, भोज्य पदार्थों का संरक्षण में ही आगे दिया गया है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो जिस आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ या तत्व शामिल होती हैं जिनकी मानव शरीर को आवश्यकता होती है, तो संतुलित आहार कहलाती है। कहने का मतलब वो खाद्य पदार्थ, वो आहार जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हो जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, जिनकी ज़रूरत होती है, तो हम उसको संतुलित आहार कहेंगे। फिर प्रश्न संख्या 2 है कि संतुलित आहार हमें स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो बताइए इनमें से किनके लिए संतुलित आहार आवश्यक है। सिर्फ मनुष्यों के लिए, सिर्फ मांसाहारियों के लिए,
सिर्फ मनुष्य एवं पालतू प्राणियों के लिए, सभी सजीवों के लिए। यानी जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीवन जिन जिन चीज़ों में जीवन है, जो सजीव प्राणी हैं, उन सभी को संतुलित आहार की जरूरत होती है, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो वनस्पति हो, जीव जंतु हो। तो इसमें हम लगा देते हैं सभी सजीवों के लिए। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 3 कि आप और आपके दोस्त ने कल के दिन क्या क्या खाया था, नीचे दी गई थालियों में लिखिए। तो आपकी थाली है, दोस्त की थाली है, तो ये बच्चों आपको खुद कर लेना है, आपने क्या खाया है। और जिस दिन आप इस कार्य पुस्तिका को पूरा करना, जिस दिन इस पाठ को पूरा करना, उस दिन आप लोग अपने आसपास अगल बगल से अपने दोस्त से पूछ लेना कि आपने कल क्या खाया, और आपने मतलब खुद स्वयं जो कुछ खाए होंगे वो आप इनमें लिख सकते हैं। फिर आगे दिया गया, हाँ, फिर उसी का विवरण हमें नीचे तालिका में लिखना है कि हमने क्या क्या खाया है। इसमें आपको लिख देना है दाल चावल रोटी सब्जी, या रोटी सब्जी जो भी आपने खाया है इसमें आप लिख देंगे। फिर आगे अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 4 कि दूध एक संपूर्ण आहार है लेकिन संतुलित आहार नहीं है, कैसे, समझाइए। तो दूध एक संपूर्ण आहार है लेकिन संतुलित आहार नहीं है। क्यों? क्योंकि दूध में कुछ पोषक तत्व नहीं होते हैं जो अन्य आहार में होते हैं, जैसे विटामिन सी जो है केवल खट्टे फलों में पाया जाता है लेकिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए हम दूध को एक संपूर्ण आहार कहा गया है, लेकिन इसको हम संतुलित आहार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शरीर में संतुलित आहार में विटामिन सी की भी जरूरत होती है। अगला प्रश्न है भोज्य पदार्थों का संरक्षण। चित्र में दी गई वस्तुओं को बार बार खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्यों? अब चित्र में क्या क्या दिया गया है, समोसा दिया गया है, सैंडविच दिया गया है, पिज्ज़ा बर्गर दिया गया है, पिज्ज़ा दिया गया है, इस तरह से चीज़ें सब दी गई हैं। तो ये कह रहे हैं कि चित्र में दी गई वस्तुओं को बार बार खाना ठीक नहीं है क्योंकि ये सभी जंक फूड हैं। इससे हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, जिससे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे मोटापा, कमजोरी आदि हो सकती है। तो मतलब खाना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं? उनके सामने सही का निशान लगाना है। ताज़ा एवं पका हुआ भोजन करना चाहिए, बिल्कुल सही है, हमेशा हमें ताज़ा और पका हुआ भोजन ही करना चाहिए, इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। खाने पीने के बर्तनों को साफ रखना चाहिए, सही है, तो इसमें सही का निशान। फिर गुटखा और तंबाकू खाना चाहिए, ये गलत है। आगे आता है कि पके हुए भोजन को ढक कर रखना चाहिए, ये भी सही है। फलों को धोकर खाना चाहिए, ये भी सही है। ठेला या दुकान की खुली वस्तुएं खानी चाहिए, ये गलत है। हमें पर्याप्त आराम करना चाहिए, सही है। हाथ पैर बिना धोए भोजन करना चाहिए, ये गलत है। यानी खाना खाने से पहले हाथ पैर धोना चाहिए। अब आगे आता है कि भोज्य पदार्थों का संरक्षण। हमें बासी भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए? तो ये जान लेते हैं कि बासी भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बासी भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा अधिक रहता है। इसके अलावा भोजन में पोषक तत्वों की कमी व पाचक संबंधी समस्या आदि होने का खतरा रहता है, इसीलिए हमें जो है बासी भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि सर्दियों के मौसम में सुबह का पकाया भोजन शाम तक खराब नहीं होता है, लेकिन गर्मियों में जल्दी खराब हो जाता है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कम तापमान पे जो है बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं, इसलिए भोजन जो है ठंडी में नहीं खराब होता है। तो वही इसको लिखना है कि सर्दियों के मौसम में तापमान कम होने से भोजन खराब होने वाले बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं, जबकि गर्मी में बैक्टीरिया जल्दी पैदा हो जाते हैं, इसीलिए हमारा भोजन खराब हो जाता है। आगे इसी में आता है प्रश्न संख्या 3 कि कुछ सब्जियों को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां 1 महीने तक बाहर रहती हैं फिर भी खराब नहीं होती। इनमें से कौन सी सब्जी है जो 2 सप्ताह तक बाहर रखने पर भी खराब नहीं होगी? तो इसमें दिया गया है लहसुन। लहसुन आप कहीं भी रख दीजिए, लहसुन नहीं खराब होगा। पालक तो खराब हो जाता है, पालक 2 ही दिन में खराब हो जाता है, फ्रिज में रखने से 1-2 दिन चलता है, नहीं गलने लगता है। टमाटर
टमाटर भी ख़राब हो जाता है। इसके बाद आता है भिंडी, यानी 15 दिन तक जो चीज़ बाहर रहती है उसमें हमें निशान लगाना है 2 सप्ताह के लिए। तो 2 सप्ताह तो केवल हमारा लहसुन ही रुक पाएगा, बाकी सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। पालक भी खराब हो जाएगी, टमाटर भी 2 सप्ताह में खराब हो जाएगा और भिंडी भी खराब हो जाएगी, सूख जाएगी। अगला प्रश्न आता है चौथा कि कल से हरीश की गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। आज वह स्कूल में अपना खाने का डिब्बा भूल गया। उसके डिब्बे में कुछ खाना भी बचा हुआ है। यदि वह डिब्बा 2 महीनों तक स्कूल में रहेगा तो इसमें से कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा खराब होगी? सैंडविच, खाने का डिब्बा, चम्मच और चॉकलेट या रैपर। तो यहाँ पे सैंडविच ख़राब हो जाएगी, बल्कि जो सैंडविच खाने का डिब्बा जो वो नहीं ख़राब होगा, और चम्मच भी नहीं ख़राब होगा, और चॉकलेट का रैपर भी नहीं ख़राब होगा। ये सब चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, लेकिन सैंडविच उसकी ख़राब हो जाएगी जब वो स्कूल लौट के वापस आएगा 2 महीने के बाद। आगे आता है भोज्य पदार्थों का संरक्षण कि पहला प्रश्न है कि भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ निर्जलीकरण करते हैं? तो भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए दैनिक जीवन में धूप में सुखाकर निर्जलीकरण करते हैं, और आजकल जो कृत्रिम विधि द्वारा भी निर्जलीकरण किया जाता है। फिर आगे आता है प्रश्न संख्या 2 कि दूध को गर्म करके क्यों रखा जाता है? तो दूध को खराब करने वाले बैक्टीरिया दूध को गर्म करने से नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए दूध को गर्म करके रखा जाता है। यानी समय समय पर दूध को गर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो दूध को खराब कर देते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि हम अनाज को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए क्या क्या करते हैं? तो इसमें एक आता है संरक्षित रखने के लिए क्या क्या करते हैं? प्रशीतन विधि द्वारा करते हैं, निर्जलीकरण विधि द्वारा करते हैं, रासायनिक पदार्थों द्वारा करते हैं, और उपरोक्त सभी के द्वारा। तो हम उपरोक्त सभी का प्रयोग करते हैं। फिर आगे अगला प्रश्न आता है कि ऐसे भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए जो पाश्चुरीकरण विधि द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। तो दूध को हम पाश्चुरीकरण विधि द्वारा संरक्षित करते हैं, क्योंकि दूध को हम पाश्चराइजेशन इस दूध का करते हैं, जिससे दूध को हम 1-2 दिन तक सही रख सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि भोज्य पदार्थों का संरक्षण में ही टमाटर जैसी सब्जियों को कुछ दिनों तक संरक्षित रखने के लिए आपके घर में क्या किया जाता है? तो टमाटर जैसी सब्जियों को फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर में रख कर कुछ दिनों तक संरक्षित किया जाता है, या उसको ठंडे स्थान पर रख दीजिए, तब भी वो सुरक्षित रहता है। अब प्रश्न संख्या 2 है कि किन वस्तुओं में तेल व नमक डालकर अधिक दिनों तक संरक्षित रखा जाता है? तो कच्चे आम, करेला व मिर्च के अचार में तेल व नमक डालकर अधिक दिनों तक उसे संरक्षित किया जाता है। करेला या मिर्च है, कच्चा आम है, इसका जब अचार बनाते हैं तो उसमें नमक और तेल डाल देते हैं, जिससे वो अधिक दिनों तक खराब नहीं होता है। यानी अधिक दिनों तक संरक्षित करने के लिए उसमें हम नमक और तेल डालते हैं। आगे आता है कौन सी वस्तुएं चीनी की चाशनी में अधिक दिनों तक संरक्षित रह सकती हैं? तो आम, सेब, अंगूर, अमरूद व आंवला आदि वस्तुएं चीनी की चाशनी में अधिक दिनों तक संरक्षित रह सकती हैं। यानी चीनी की चाशनी में इसको हम रखेंगे पका के, तो फिर ये संरक्षित रहेगी। जैसे हम आंवले का जैम मुरब्बा बनाते हैं, इसी तरह से इसको हम संरक्षित रख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि कोल्ड स्टोरेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कोल्ड स्टोरेज का उपयोग फलों व सब्जियों को संरक्षित करने में किया जाता है, यानी सुरक्षित करने में किया जाता है। फिर अगला पार्ट इसी में आता है कि आप अपनी कक्षा में जो बिस्किट, चिप्स या चॉकलेट का रैपर लाए हैं उस पर कौन कौन सी सूचनाएं दी गई हैं? तो आप बच्चों जो भी बिस्किट, चिप्स या चॉकलेट खाना, तो उस रैपर पे देखना है कि क्या क्या लिखा होता है। एक तो कंपनी का नाम लिखा रहता है, किस कंपनी का बना हुआ है, फिर वो बनने की तिथि यानी कब उसका निर्माण किया गया, निर्माण तिथि लिखी होती है। फिर आगे उपयोग की अंतिम तिथि यानी एक्सपायरी डेट लिखा होता है। फिर एक कीमत यानी कितने रेट की है, किस मूल्य की है, उसकी कीमत लिखी रहती है। उस वस्तु को बनाने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, इंग्रेडिएंट जो दिया जाता है, वो भी उसमें सामग्री क्या क्या प्रयोग किया गया है वो भी उस रैपर में लिखा होता है।
और भी जो चीज़ें लिखी हूँ उनको आप इसमें शामिल कर लेंगे। आगे आता है कि आजकल वेफर्स तथा अन्य खाद्य पदार्थों को हवा बंद पैकेट में सप्लाई किया जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला दिया गया है कि खाद्य पदार्थों के स्वाद को बढ़ाना, ये तो गलत है। फिर जीवाणु तथा फफूंदी में वृद्धि को रोकना, ये सही है, क्योंकि अगर उसको एयर टाइट पैकेट में नहीं बंद करेंगे तो वो उसमें फफूंदी लग जाएगी और जीवाणु उसको खराब नष्ट कर देंगे। और फिर आगे आता है साथ सुरक्षित और आसान तरीकों से सप्लाई करना, खरीदारों को आकर्षित करना, तो ये गलत है। इसमें हमारा बा ऑप्शन सही होगा, इसमें हम बा में सही का निशान लगा देंगे। फिर अगला आता है कि दिया गया चित्र किसी पैकेट या डिब्बे पर दिखाई देता है तो इससे आप क्या समझेंगे। वस्तुओं के उपयोग के बाद उनके रैपर को कूड़ेदान के बाहर डालना। फिर है वस्तुओं के उपयोग के बाद उसके रैपर को कूड़ेदान में डालना। मतलब अगर हमने किसी वस्तु को, मान लीजिए हमने चिप्स लिया और चिप्स खाने के बाद क्या हम रैपर को बाहर फेंकेंगे? नहीं, रैपर को कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, उस रैपर को कूड़ेदान में डालेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही है कि वस्तुओं को उपयोग करने के बाद उसके रैपर को कूड़ेदान में डालना, ये बताया गया है। फिर आगे आता है उन वस्तुओं का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर आगे आता है उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसमें जो चित्र बताया गया है, चित्र बना हुआ है, ये बताता है कि हम कोई चीज़ खाएं और खाने के बाद उसका रैपर हम कूड़ेदान में ही डालें। फिर अगला प्रश्न है कि हमें भोज्य पदार्थों को बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि वर्तमान समय में उपलब्ध भोज्य पदार्थों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। अगर हम कोई भी भोज्य पदार्थ है, अगर उसको हम बर्बाद करेंगे तो जब आगे आने वाले समय में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। अब आगे आता है कि भोज्य पदार्थों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर है कि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। और इसके बाद आगे आता है कि भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों को कौन कौन सुरक्षित करते हैं और उन्हें कैसे रखते हैं। तो इसका उत्तर है कि हम लोग किसान, यानी हम लोग भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं, इसमें हम लोग भी आते हैं। किसान हैं, सरकारी भंडार गृहों में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करते हैं। इन खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए इनका निर्जलीकरण, प्रशीतन, उबालना व पाश्चुरीकरण आदि करके रखा जाता है या रखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।